नमस्कार यूसन, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में, केवल भारत में हर साल 4 लाख के करीब मरीजों को या तो किडनी या लीवर या पैंक्रियास की जरूरत पड़ती है या आई डोनेशन की शायद जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े मुश्किल से 0.8% शायद हमको मिल पाता है। और इंडिया में डोनेशन का रेट सबसे लोएस्ट है, जबकि अगर आप यूएसए या स्पेन की बात करो तो वहाँ कम से कम 46% या इवन 31% यूएस में देखा गया। तो यहाँ इसके पीछे एक वजह हो सकती है और वजह यह है कि शायद हम लोग भ्रम में या अंधश्रद्धा में ज्यादा मानते हैं और इस वजह से, इस डर से कि अगर मैं इस जन्म में आंख दे दूं अपनी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा हूं, ये शायद एक मिथ है या सुपरस्टिशन है। इस वजह से शायद ये डोनेशन यहाँ कम है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर अर्चना कोठारी मैडम के बारे में, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट तो है ही, अलावा इसके आईएमए की प्रेसिडेंट है, वर्किंग फिलहाल करंट प्रेसिडेंट है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि डॉक्टर संजय कोलते जो यूरो सर्जन है और एक ऑनररी सेक्रेटरी है जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी नागपुर के। डॉक्टर राहुल सक्सेना एक लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है और सर्जन है और एक्सपर्ट है उसके बारे में। डॉक्टर समीर जागीरदार कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है और ये स्किन बैंक के बारे में काफी कुछ जानते हैं। एक स्किन डोनेशन एक्सपर्ट भी है और ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी है नागपुर के आईएमए ब्रांच के। डॉक्टर गोपाल अरोड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और ये एक आई डोनेशन एक्सपर्ट है। डॉक्टर प्रकाश खेतान एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और किडनी डोनेशन एक्सपर्ट है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैडम, इफ आई कुड स्टार्ट विथ यू स्ट्रेट अवे कि व्हाट इज एन ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान। अंगदान ये आप सभी जानते हैं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। और ये भी आपने बताया है कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है जी। और यदि समय पर इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग यदि मिल जाए और उसका प्रत्यारोपण यदि हो जाए उनके शरीर में, तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो इसे हम अंगदान कहते हैं, ऑर्गन डोनेशन। जी, आपने तो बता दिया कि ऑर्गन डोनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि एवरी ईयर जितने मरीजों की डेथ होती है इन प्रॉब्लम्स के कारण, तो उसको इसकी भरपाई के लिए ये ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया में अवेयरनेस इतना नहीं है और आप जैसे टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कर रही है वो सराहनीय काम है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैडम, जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं तो कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं? 2 टाइप के ऑर्गन डोनेशन होते हैं। एक लाइव ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं और एक कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन। ये क्या होता है? लाइव मतलब जिंदा रहते हुए आप जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उसे लाइव डोनेशन बोलते हैं। जैसे किडनी देना, कुछ पार्ट ऑफ लीवर पैंक्रियास हम जीवित अवस्था में देते हैं। और कैडेवरिक डोनेशन यानी मृत्यु के उपरांत या फिर ब्रेन स्टेम डेथ हो जाता है तो उसके बाद हम सारे ऑर्गन दे सकते हैं, तो उसे कैडेवरिक डोनेशन कहा जाता है। जी। कुछ ऐसे क्राइटेरिया कि किन किन ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है, वेदर इन लिविंग कंडीशन और डेड? क्राइटेरिया ऑर्गन के बारे में नहीं है, पर्सन के बारे में जरूर हो सकते हैं। जैसे फिजिकल फिटनेस पर्सन का बहुत जरूरी है। कुछ बीमारियों का संक्रमण नहीं होना चाहिए, जैसे HIV है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ये सब चीजें जो है जिसके कारण ऑर्गन्स में कुछ ऑलरेडी डैमेज होगा तो वो ऑर्गन्स नहीं लिए जाते हैं। जी। तो फिजिकल फिटनेस ज्यादा जरूरी है ऑर्गन डोनेशन के लिए। लेकिन एक बात है कि एज क्राइटेरिया भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जैसे सुनने में आया, एंड यू कैन कंफर्म इट नाउ, कि अगर एक न्यू बॉर्न इन्फेंट है वहां से लेके 95 ईयर ओल्ड मैन तक डोनेट कर सकते हैं, कि कहाँ तक सही है? एज क्राइटेरिया एज सच नहीं आता है, लेकिन हाँ, लाइव ऑर्गन डोनेशन जो बोलते हैं जीवित व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन, वो 18 साल से कम उम्र में नहीं लेते हैं। जी। और कैडेवरिक डोनेशन तो कोई भी उम्र में हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, उम्र से ज्यादा फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो आईएमए इस दिशा में कुछ काम कर रहा है मैडम? हाँ, जैसे कि
मीडिया के द्वारा हम लोगों में जन जागृति अभियान फैला रहे हैं। जी उसके बाद आकाशवाणी पे भी हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, और हमने वेबिनार्स चालू किए हैं। ये सब देखते हुए वेबिनार्स की जरूरत है, तो डॉक्टर कोलते एक वेबिनार ले रहे हैं स्टूडेंट्स यूथ विंग के साथ। जी करीब 1000 रजिस्ट्रेशन उसके ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास। और दूसरा हम रोटरी क्लब वगैरह के साथ भी ले रहे हैं। ये जन जागृति अभियान के तौर पर ही करना है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो उन्हें जागरूक करवाना, उन्हें इस बारे में अवगत कराना, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काम है। और एज अ प्रेसिडेंट ये मेरी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि मैं लोगों को इस बारे में जानकारी दे सकूं और जी उन्हें जागरूक कर सकूं। जी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इस अवसर पर डॉक्टर समीर जहांगीरदार सर को, और जो कि एक स्किन डोनेशन एक्सपर्ट है। डॉक्टर समीर, यू आर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप स्किन बैंक के एक्स इंचार्ज रह चुके हो, स्किन बैंक के स्किन डोनेशन के एक्सपर्ट हो, आप ऑनरेडी जॉइंट सेक्रेटरी हो आईएमए के। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस हैव यू जहाँ तक स्किन डोनेशन का सवाल है? देखिए, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तब हम जनरली ये सोचते हैं कि आई डोनेशन होता है, किडनी डोनेशन होता है, या कुछ लोगों को मालूम है कि लीवर भी डोनेट हो सकता है। लेकिन जब ये कंसेप्ट नागपुर में आया था स्किन डोनेशन के बारे में, तब ये किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी बहुत लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं थी। सो ये टोटली न्यू कंसेप्ट था। तो जब ये स्किन बैंकिंग और स्किन डोनेशन के बारे में हमने प्रोग्राम्स चालू किए थे, तब राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बहुत ही शुरुआती पॉइंट से हमने शुरुआत की थी कि लोगों को बताया पहले स्किन भी डोनेट हो सकता है, फिर उसका इस्तेमाल किस लिए होता है और उसके उपयोग कैसे, और उसके लिए स्किन बैंक कैसे लगती है। सो बहुत कठिनाई के साथ हमने ये सफर शुरू किया था, लेकिन अभी काफी अच्छे हद तक नागपुर में इसके बारे में अवेयरनेस आ गया है। जी जी साथ साथ में जानना चाहता हूँ कि किस टाइप के लोग डोनेट कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें मेल फीमेल, पुरुष या स्त्री का कोई ये बार नहीं रहता है, कोई भी कर सकता है। उम्र होनी चाहिए 18 साल मिनिमम। 18 साल की अगर उम्र है तो कोई भी व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर वो व्यक्ति में है, जैसे HIV है, एड्स है, या हिपेटाइटिस की बीमारी है, या त्वचा रोग है, या जॉन्डिस है, या फिर एडवांस कैंसर है, तो ऐसे लोग स्किन डोनेट नहीं कर सकते। ओके सर, आप जब स्किन निकालते हो, आम भाषा में चमड़ी उधेड़ना जिसको कहते हैं, तो ये कितने डेप्थ तक इसको निकालना पड़ता है फॉर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन? शर्मा जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जब स्किन डोनेशन के बारे में हम, या स्किन डोनेट करवाने के लिए, लेने के लिए हम जब जाते थे, तब सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता था कि हम लोग पूरी स्किन निकाल के लेके जाएंगे और वो बहुत ही एक गंदा सीन क्रिएट होगा घर पे, और उसके लिए बहुत लोग घबराते थे। जी इनफैक्ट बहुत लोगों ने किडनी डोनेट कर दी थी, आईज डोनेट कर दिए थे, लीवर डोनेट कर दिए, हार्ट तक डोनेट कर दिया था, लेकिन स्किन के लिए नहीं बोलते थे। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है यहाँ बताने के लिए। इमेजिन करिए आपके पास रजिस्टर है 200 पेजेस का, उसकी मोटाई शायद इतनी इतनी होगी, उसमें से सिर्फ ऊपर के 2 पेजेस आपने निकाल लिए, तो कितना थिकनेस कम होगा? बस उतना ही चमड़ी का थिकनेस हम लोग निकालते हैं। यानी जलने के बाद एक घोगला आता है, बहुत ही थिन चमड़ी का, वो अगर घोगला निकाल दिए तो उतनी बारीक स्किन हम निकालते हैं, पूरी स्किन नहीं निकालते हैं। और इसके उपरांत जो वहां पे जख्म सॉर्ट ऑफ बनता है, जख्म तो नहीं बोल सकते क्योंकि व्यक्ति जीवित नहीं है, जो निशान बनता है वो कोई भी डिसफिगरमेंट कॉज नहीं करता है, बहुत ही थीन चमड़ी हम वहां से निकालते हैं। जी सर, जनरली एक वहम रहता है या एक मिसकंसेप्शन रहता है कि शायद इससे मेरी जो बॉडी है वो डिसफिगर्ड हो जाएगी। नहीं नहीं, वो वही मैं चीज बता रहा था कि बॉडी डिसफिगरमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि स्किन बहुत ही ऊपरी परत से निकाली जाती है, पूरी चमड़ी नहीं निकाली जाती। डेथ के बाद में 6 घंटे के अंदर ये चमड़ी ली जाती है, तो इसलिए ग्रो बैक का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, ठीक है सर। हाउ लॉन्ग कैन इट बी प्रिजर्व? मतलब आपने कहा कि डेड पर्सन से स्किन निकाला जाता है, बट हाउ लॉन्ग कैन इट बी प्रिजर्व? उसकी भी एक शेल्फ लाइफ रहती है। हाँ जी, जैसे आइज डोनेट करने के बाद 3 दिन तक उसको आप रख सकते हैं,
शायद डॉक्टर अरोरा उसके बारे में कंफर्म करेंगे, या लीवर या किडनी के बारे में कुछ घंटों की मोहलत रहती है जब तक वो दूसरे रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। वैसे स्किन बैंक में डोनेट करने के बाद 5 साल तक स्टोर की जा सकती है। ग्रेट। 5 साल में कभी भी जरूरत लगने के बाद किसी इंसान को अगर जरूरत है तो उसको इस्तेमाल की जा सकती है। सर खासकर मैं बात कर रहा हूँ अगर बर्न पेशेंट्स है, तो बर्न पेशेंट्स में ये स्किन डोनेशन कैसे काम आता है और उससे क्या क्या सक्सेस रेशियो रहा? देखिए, स्किन डोनेशन करने के बाद जलने वाले जो मरीज रहते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो डोनेट की हुई चमड़ी है उसके लिए। जलने के बाद हमारे जो बॉडी का कंपाउंड वॉल है, चमड़ी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जल जाती है। इसलिए बाहर के जंतु अंदर आके एक एक ऑर्गन को खराब करते जाते हैं और पेशेंट की मौत हो जाती है। ये जो डोनेट की हुई चमड़ी है, हम लोग उसको वॉल फिर से क्रिएट करने के लिए टेम्पररी करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहर के जंतु अंदर नहीं आए, अंदर की अच्छी चीजें बाहर नहीं जाए, और इस तरह से पेशेंट का बचाव हो सके। तो मेजर बर्न जितने रहते हैं 50% जितने, अगर पूरे शरीर का एरिया जल चुका है, ऐसे इससे ज्यादा जो सीरियस पेशेंट रहते हैं उनमें इस डोनेट की हुई चमड़ी को इस्तेमाल किया जाता है उनकी जान बचाने के लिए। सक्सेस रेशियो क्या रहा है सर इसका, आपने जितने ट्रांसप्लांट्स किए? देखिए, बर्न एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बर्न की जख्म करके हम लोग ट्रीट नहीं करते, उसके साथ बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई रहती है। पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट की बाकी हालत क्या है, उसको डायबिटीज है या और कोई बीमारी है, या कितनी देर के बाद वो पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें सक्सेस से डिपेंड करता है। लेकिन अगर पेशेंट अच्छे अच्छे हालात में पहुंचा है तो अंदाजा 60-70% सक्सेस स्किन ट्रांसप्लांट करके या जो डोनेट की हुई चमड़ी है वो लगा के मिल सकता है। जी। सर कोई पर्टिकुलर एरिया रहता है जहां से हम स्किन हार्वेस्ट करते हैं? हाँ जी, हमारे दोनों हाथ और पैर, या कुछ पेशेंट में पीठ पे से भी निकाला जा सकते हैं, अच्छा, निकाली जा सकते हैं स्किन। जी। और समथिंग अबाउट द स्किन बैंक ऑफ नागपुर, कुड यू एनलाइटन अस? जी हाँ, नागपुर में 2014 में स्किन बैंक शुरू हुई थी, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल और रोटरी क्लब ऑफ नागपुर के साथ। लेकिन अभी वो शायद शिफ्ट हो रही है, अभी फिलहाल नागपुर की स्किन बैंक अभी फंक्शन नहीं कर रही है, वो शिफ्टिंग में है जीएमसी नागपुर की तरफ। तो उम्मीद है कि 1-2 महीने में जब उनकी मॉडलिटीज फाइनल हो जाएगी तो ये शुरुआत फिर से हो जाएगी। हम रूबरू होते डॉक्टर प्रकाश खेतान जी की तरफ और उनसे बात करेंगे किडनी को लेकर कुछ डोनेशन जो बातें जानना चाहते लोग। वेलकम सर, डॉक्टर प्रकाश खेतान सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो, किडनी डोनेशन एक्सपर्ट हो, तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस एज फार एज डोनेशंस आर कंसर्न्ड इन जनरल? बाद में हम किडनी की बात करें। हम जो क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसके लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है, एंड स्टेज किडनी डिसीज, इसके करीब 1 लाख मरीज प्रति वर्ष भारत देश में नए मरीज जो पाए जाते हैं। इसमें से करीब 10,000 लोगों का 5 से 10,000 ही पेशेंट्स रहते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है। बाकी पेशेंट्स या तो डायलिसिस पे रहते हैं या बिना कोई ट्रीटमेंट के अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। तो ये हर साल 1 लाख नए मरीज होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, और उसमें से सिर्फ ट्रांसप्लांट जिनका होता है उनकी संख्या सिर्फ 5 से 10,000 के बीच में होती है। तो इतना क्वांटम है ये बीमारी का इस देश में। मैं सिर्फ भारत देश की बात कर रहा हूँ। जी सर, व्हाट अबाउट किडनी डोनेशन? कौन डोनेट कर सकता है किडनीज को? किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर में होता है। इस एक्ट के अंडर में लिविंग किडनी डोनेशन, जैसा डॉक्टर अर्चना ने बताया कि 18 से 60 साल की उम्र तक के जो व्यक्ति रहते हैं वह अपनी किडनी दान कर सकते हैं अपने परिजनों को। अपने 18 से 60 साल की उम्र के बीच के व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और जिनकी दोनों किडनी नॉर्मल है, जिनको डायबिटीज नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपनी किडनी दान कर सकते हैं। जी सर, आमतौर पे हमने सुना है कि पुलिस वाले ये डिग्री ट्रीटमेंट्स देते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो रिलेटिव्स है वो कौन से डिग्री के माने जाते हैं? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी किसको आप पकड़ते हैं? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो ये ट्रांसप्लांट एक्ट के अगेंस्ट अंतर्गत में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनको डिफाइन किया है वह है दादा दादी, नाना नानी, माँ और पिताजी,
भाई बहन और बच्चे। बट अगेन और एज फैक्टर आप पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं। एज फैक्टर 18 से 60 साल। हाँ जी, इवन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। अभी Yes. बात कर रहे थे हम लोग कि डेड पर्सन से स्किन निकाली जाती है, तो वैसे किडनी भी डेड पर्सन से निकाला जा सकता है? हाँ, जो डिसीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंतर्गत अगर जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसकी किडनी अगर सही काम कर रही है और तो उसकी दोनों किडनी निकाल के 2 मरीजों को फायदा हो सकता है। जी, तो एक व्यक्ति 2 किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर के पेशेंट्स के काम में आ सकता है। उसकी what about the time 2 period? किडनी अलग अलग 2 एंड स्टेज किडनी डिसीज के पेशेंट को लगाई जा सकती है। जी, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता सकते? एक बार ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गई और किडनी निकाली गई तो 24 घंटे के अंदर वो किडनी लगाई जानी चाहिए। जी, क्या 18 से 24 घंटे समय रहता है कि उस बीच में किडनी का प्रत्यारोपण हो जाना चाहिए। जी, और क्या लॉसेस सफर कर सकता है सर अगर पेशेंट डोनेट कर दे, सॉरी एक पर्सन डोनेट करता है किडनीज को, तो उसको कौन कौन से कमजोरियां महसूस होने लगती है? जो लिविंग किडनी डोनर रहता है उसे अच्छी तरह से उसकी काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस की जाते हैं उसकी किडनी लेने के पहले, और वो पूरी रूप से स्वस्थ है और उसको किडनी देने से आगे कोई परेशानी नहीं होगी तो जी, ही उसकी किडनी ली जाती है, जी, अदरवाइज उसकी किडनी नहीं ली जाती। हाँ, और एक किडनी डोनर आमतौर पे उतना ही जीवन व्यतीत करता है जितना वह 2 किडनी पर व्यतीत करता है। उसे ऑपरेशन के बाद में कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा कोई चेकअप की आवश्यकता नहीं होती है, और जो परसेंटेज ऑफ रिस्क है वो 0.3% रिस्क रहती है, अदरवाइज 99% किडनी डोनेशन इज सेफ। जी, जी। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है सर इस डोनर को? जी दोनों नहीं, की बात तो अलग है। कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ स्टिचेस निकलने तक के मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक बार स्टिचेस निकल गए उसके बाद में कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। टेल अस समथिंग अबाउट दिस डोनर कार्ड वगैरह कि वो उसका क्या क्या रोल प्ले करता है और वो क्या इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट? ऑर्गन डोनर कार्ड, ये हम नोटो की साइट पे जाते हैं। नोटो इज नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, नोटो के साइट पे हम लोग अपना प्लेज कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। वहां पे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह हम मोहन फाउंडेशन या इसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो ऑर्गन डोनर कार्ड जिनके उपलब्ध है उनके साइट पे भी जाके हम प्लेज कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। हम अगर प्लेज कर रहे हैं तो हम अपने जो क्लोज रिलेटिव है, नेक्स्ट ऑफ कीन जिनको हम बोलते हैं, उनको जरूर बताएं इस बारे में कि हमने एक कार्ड भरा है, जिससे आप जब ब्रेन डेड अगर आपका हो गया, आप उस अवस्था में आ गए कि आपका ऑर्गन डोनेशन करना है, तो परिजनों को मालूम रहना चाहिए कि हमारी क्या इच्छा थी, आखिरी इच्छा क्या थी। तो इसलिए परिजनों को बताना इम्पोर्टेंट है कि हमने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया है। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गोपाल अरोड़ा, जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है नागपुर में और आई डोनेशन एक्सपर्ट भी है। वेलकम डॉक्टर गोपाल अरोड़ा सर, वेलकम टू द शो। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। या सर, आई एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कहते हैं कि इवन हमारी डेथ के बाद भी अगर हमने इसको डोनेट कर दिया तो हम शायद मरने के बाद भी इस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएंगे किसी और तरीके से। तो सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आई डोनेशन का सिनेरियो क्या है इंडिया में? अगर आप भारत देश की बात करें तो हमें जरूरत है करीब 2.5 लाख आंखों की आई डोनेशन के हिसाब से, और हमें डोनेशन जो मिलता है वो करीब 50,000 है। तो एवरी ईयर जो है 2 लाख का इजाफा होता है हमें आई डोनेशन में। और उसके 3 मुख्य कारण है बेसिकली। पहला होता है पेशेंट, क्योंकि वो उस कंडीशन से गुजर रहा होता है, तो मे बी जब उसकी कंडीशन खराब होती है तो वो स्थिति में नहीं रहता है कि वो अपना सहमति पत्र या कंसेंट दे पाए आई डोनेशन के बारे में। दूसरा कारण है कि उसके रिलेटिव्स,
क्योंकि जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो उसके रिलेटिव्स का पहला जो ध्यान रहता है वो लोगों को इन्फॉर्म करने में और उसकी बाकी लास्ट राइट्स के बारे में डिसाइड करने में वो जाता है। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वो यह है कि मृत्यु होने के बाद कई बार रिलेटिव लोग जो उनके फर्स्ट डिपेंडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि पेशेंट ने अपना सहमति पत्र या कंसेंट नहीं दिया है आई डोनेशन के लिए। तो यही एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है जो आई डोनेशन के बारे में है कि अगर पेशेंट ने अपना कंसेंट नहीं भी दिया है और उसका फर्स्ट डिपेंडेंट अगर वो सहमति पत्र मृत्यु के बाद दे देते हैं तो किसी भी मृतक व्यक्ति की आप आंख डोनेशन करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि हमारा आई डोनेशन बहुत कम है, स्पेशली आप अगर इसको कंपेयर करें एक रावण देश में जो श्रीलंका है, तो वहां का जो आई डोनेशन सीन है वो 100% है, जबकि अपने यहाँ का आई डोनेशन बहुत ही कम है इंडिया में। सर, who can donate an eye? आपके प्रश्न का उत्तर देने में आपका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। हु कैन डोनेट, कोई भी व्यक्ति भले उसको ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो या और कोई बीमारी है, बिल्कुल आई डोनेशन कर सकता है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर उल्टा दूंगा कि कौन नहीं कर सकता है जी। तो उसका उत्तर ये है कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है जैसे सेप्टिसीमिया है, अभी खेतान सर ने बताया HIV है, हेपेटाइटिस है, और आज के स्थिति में इवन कोरोना, क्योंकि जब हमारे आंखों के आदेश आए थे कि आप पेशेंट देखना चालू कर सकते हैं, ऑपरेशन करना चालू कर सकते हैं, तब भी केरेटोप्लास्टी जो आंखों आई डोनेशन की सर्जरी होती है उसको रोका गया था जी। क्योंकि वो कोरोना के पेशेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है डोनेशन। तो उसमें हमें अभी जांच चल रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, डॉक्टर नम्रता शर्मा है, कि आंखों से रिलेटेड ऐसे कुछ है जो कोरोना की वजह से कॉर्निया में आ सकते हैं और वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। और बाकी के जो मिसकंसेप्शंस हैं कुछ लोगों के बारे में कि हमारे किसी जो मृतक व्यक्ति था उसको चश्मे का नंबर था या उसका मोतीबिंदु का ऑपरेशन हो चुका था तो क्या वो कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक कॉर्निया से दूसरे कॉर्निया में जा सकती है उनको छोड़ के सभी व्यक्ति अपना आई डोनेशन मृत्यु के बाद करवा सकते हैं। जी, क्या बेनिफिट्स होंगे सर इसके आई डोनेशन के? जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 84 लाख लोगों की डेथ होती है और उसमें से हमें 25,000 लोगों का कंसेंट आता है आई डोनेशन के लिए। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 0.3% है। तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों को जरूरत है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि एक मृतक व्यक्ति 2 आंख डोनेट करता है तो 2 लोगों को रोशनी दे सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि एक मृतक व्यक्ति के वजह से 2 लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। जी सर, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होता है आई डोनेशन का, कुछ एक प्रोटोकॉल होता है? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पेशेंट के रिलेटिव्स ने आई बैंक ऑफ जो रहते हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और फर्स्ट थिंग जो करना पड़ता है कि मृतक व्यक्ति की जो आंखों को आप बंद कर दें, आईलेट्स को बंद कर दें और एक गीली पट्टी को उसमें आंखों की पापनी के ऊपर, मतलब आंखों को बंद करने के बाद आप गीली पट्टी, क्योंकि आंख ड्राई नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है आई डोनेशन का जो निकाला जाता है वो 10 से 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन 6 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। 6 घंटे के भीतर ही ये प्रोसेस हो जाना चाहिए और फिर वो आई डोनेशन का चालू हो जाता है प्रोसेस। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। टाइम नाउ टू इनवाइट डॉक्टर संजय कोलते जो सीनियर यूरो सर्जन है, ऑनरेरी सेक्रेटरी है जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी नागपुर के। सर, वेलकम टू दिस शो। नमस्ते शर्मा जी, श्रोताओं को नमस्कार मेरा। जी सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि व्हाट इज ZTCC, ये सब व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ZTCC का फुल फॉर्म होता है जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी जी। और ये जो सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको जो अभी सारे स्पेशलिस्ट लोगों ने बताया है जी। इन सारी घटनाओं का रचनाक्रम बराबर एक अनुक्रमित करके उसको रेगुलरली विदाउट एनी हिकअप्स स्मूथली ऑर्गेनाइज करने का काम जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। सो इट्स अ non-profit governmental organization wherein a state appropriate authority, authorization committee and the people concerned in the field of transplantation are brought together
and a coordination is established. इन लोगों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उस चीज का काम जो है वो जोनल कोऑर्डिनेशन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। जी, क्योंकि आप एक ऑनरेरी सेक्रेटरी हो सर इस ग्रुप के, तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ डिजीज्ड डोनर? डिसीज्ड डोनर यानी जिस मृत जो अभी पूरी चर्चा हो रही है वो सारे डिसीज डोनर के ऑर्गन्स को लेकर ही चल रही है। जी जी। वो दोबारा जिस तरह कोमा के व्यक्ति कभी भी वापस होश में आ सकते हैं, उसी तरह ये डिसीज डोनर जो होते हैं, ब्रेन डेड जो डोनर्स होते हैं, ये वापस कभी जिंदगी में आ नहीं सकते। तो उनकी जिंदगी आगे बढ़ाने का एकमात्र यही तरीका है। आमतौर से जो हेड इंजरी या इंट्रासेरेब्रल ब्लीड या फिर किसी वजह से कोई हैंगिंग वाला मरीज है, तो इन लोगों का अवस्था ये कई बार देखी जाती है जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है, हृदय चलते रहता है, तो इसको डिसीज डोनर कहते हैं। जी सर, एक डिजीज डोनर की बात की आपने, उस डिजीज डोनर के कौन से बॉडी पार्ट्स कैन बी यूज्ड? एक डिसीज डोनर आमतौर से 8 ऑर्गन फेलियर के व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है, जिसमें उसके हृदय से लेकर एक हृदय, 2 लंग्स, लिवर, 2 किडनियां, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स और स्किन। इसके अलावा कॉर्निया और कई सारे टिश्यू और भी जो हैं, बोन्स वगैरह, लिगामेंट्स, इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, ये एलोकेशन जो किया जाता है कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है? हाँ जी, इसमें ZTCC का काम है कि बहुत फेयर तरीके से जो ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो उसके लिए सारे जो ज़रूरतमंद मरीज होते हैं वो उनके स्पेशलिस्ट के ज़रिए हमारे पास भेजे जाते हैं और उनकी प्राथमिकता जो है उनके अनुक्रमित इससे तय होती है। तो जिसका जो क्रम होगा उसके अनुसार ही उसको ऑर्गन मिलता है। उसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमको वो तय करना पड़ता है कि किसको ऑर्गन कब दिया जाएगा। और जब कभी डिसीज डोनर हमारे पास आता है तो जिसकी वेट लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी होती है उसको हम बुलाकर उसको ऑर्गन्स के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि वो उस वक्त तो तैयार ना हो तो उसके बाद वालों को ऑर्गन दिया जाता है। लिवर और हार्ट केस के अंदर एक अति शीघ्र यानी इमरजेंसी ट्रांसप्लांट में प्रायोरिटी वाइज किसी मरीज को हमको ऑर्गन कभी कभी देना पड़ता है, तो उसकी भी एक कमेटी तय की जाती है ZTCC के जरिए, जिसके वजह से उसको फिर बाकी लोगों के मुकाबले फिर प्राथमिकता दी जाती है। सर, अभी जो पैनलिस्ट हैं, हमारे एक साथी पैनलिस्ट हैं, इनका ऐसा कहना था कि वेट लिस्ट काफी लंबी रहती है, तो ये पेशेंट्स को किस किस्म से एनरोल करना होगा ताकि उनको वो ऑर्गन्स का बेनिफिट मिल सके? जी, ज्यादा से ज्यादा मरीज एनरोल तो हो रहे हैं जिनको जरूरत है, पर हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देने के लिए इच्छुक हों और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे डॉक्टरों से पूछताछ करें जब भी किसी का मरीज ICU में एडमिट होता है और यदि उसको मृत घोषित किया जाता है, तो ये आम जनता का कार्य है कि वो पूछे डॉक्टर से कि डॉक्टर, ये हमारा जो मरीज है जो मृत घोषित किया है आपने, क्या उसके अवयव हम लोग दान कर सकते हैं, ताकि इस जन जागृति के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंग जो हैं वो बजाय इसके कि क्रिमेशन के जरिए ऊपर चले जाएं, यहीं पर धरती पर रह के दूसरे लोगों को जीवन दान दे सकें। तो मरीज के साथ साथ हमारी जन जागृति भी होना बहुत ज़रूरी है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर कि अक्सर ये सुना है एब्रिवेटेड फॉर्म में NTORC, ये क्या होता है? NTORC मतलब कोई भी ऐसा अस्पताल जहां पर ऑपरेशन थिएटर हो या और इंटेंसिव केयर यूनिट हो। वो एक किसी छोटी जगह, छोटे विलेज में भी हो सकता है, टाउन में भी हो सकता है और सिटी में तो होता ही है। तो ऐसी जगह पे जहां पर ट्रांसप्लांट ना हो रहा हो, नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, इसका फुल फॉर्म ये है। मतलब कोई अस्पताल यदि ट्रांसप्लांटेशन के लिए पूरी तरह से गियर्ड अप नहीं है तो भी वहां पे किसी डिसीज व्यक्ति के ऑर्गन्स को निकाल कर उनको ट्रांसप्लांट के लिए कहीं और भेजा जा सकता है। तो ऑर्गन्स प्रोक्योरमेंट, ऑर्गन्स हार्वेस्टिंग, ये प्रक्रिया ग्रास रूट लेवल पे भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने ये NTORC नाम का एक अस्पताल का तरीका निकाला है, जिसके जरिए ऐसे अस्पतालों को जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर हो, जिसमें ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो सके, और इंटेंसिव कार्डियक या इंटेंसिव केयर यूनिट हो जहाँ पे ब्रेन डेड लोग घोषित हो सके,
जी तो ये दो चीजें जहाँ पे उपलब्ध हैं वो लोग NTORC के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि वो लाइसेंस उनको मिल जाए तो ऐसी जगह पे, ऐसी फैसिलिटी में हम लोगों को ऑर्गन्स हार्वेस्ट करना और ज्यादा तरह से और ज्यादा लेवल पे पॉसिबल हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स फिर अवेलेबल हो सकेंगे। काफी सराहनीय काम है सर, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस प्रोजेक्ट. Thank you very much for joining us in this panel. Thank you, sir. May I invite Thank you. Dr. Rahul Saxena, who is a liver transplant surgeon or a liver transplant cabinet expert. Dr. Rahul Saxena. नमस्कार. नमस्कार सर. सर, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि लिवर क्या है और किस डिजीज के कारण ये लिवर में डैमेजेस होते हैं. लिवर जो है उसे हम बॉडी का, शरीर के अंदर का पावर हाउस बोल सकते हैं. इसका काम है कि शरीर के सभी अंगों को, सभी हिस्सों को एनर्जी सप्लाई करना. और अगर हम देखें तो एक लिवर के 450 से ज्यादा काम है बॉडी के अंदर, जिनसे वो पूरी बॉडी का जो एक्टिविटी लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है. जी. अब लिवर खराब क्यों होता है, लिवर की समस्याएं क्यों आती हैं? जो सबसे कॉमन, जो सबसे आम बात है जो हमें देखने को मिलती है वो है शराब. तो हर दिन शराब का सेवन लिवर को खराब करता है. इसके अलावा आजकल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कई सारे लोग ऐसे भी जो शराब की आदत नहीं है फिर भी लिवर खराब हो जाता है. हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि आजकल हमें मोटापा, डायबिटीज, थायराइड की बीमारी ये ज्यादा देखने को मिल रही है. अभी लास्ट 6 महीने में काफी बार लॉकडाउन हुआ है, लोग घर से काम कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिविटी लेवल नहीं है. तो ये जो मोटापा है, जो डायबिटीज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये लिवर को खराब करता है. तो लिवर खराब होने का आज भारतवर्ष में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो मोटापा या डायबिटीज है. इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी लिवर को खराब कर सकता है. लिवर कैंसर एक चीज है जिसमें लिवर खराब हो जाता है. जी सर, क्या सिरोसिस ऑफ लिवर जब होता है तो इज ट्रांसप्लांट दी ओनली वे आउट और कोई तरीका नहीं है? लिवर खराब होने की शुरुआत ग्रेड्स में होती है. तो जब हम शुरुआत में हम बोलते हैं कि लिवर ग्रेड 1 खराब है, ग्रेड 2 खराब है, जब ये ग्रेड 4 हो गया तो इसका मतलब है कि सिरोसिस हो गया. सिरोसिस का मतलब है कि अब ये लिवर वापस ठीक नहीं हो सकता, हम इसको फिर से ठीक नहीं कर सकते. दुनिया में कहीं कोई दवा है ही नहीं जो इस लिवर को फिर से ठीक करे. अब अगर इस लिवर को अगर ये लिवर किसी आदमी के शरीर का काम नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इस खराब लिवर को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पे नया लिवर बिठाया जाए, जिसे हम लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. जी. सोर्स क्या है सर लिवर ऑब्टेन करने का? मतलब ह्यूमन बीइंग तो है नो डाउट, लेकिन क्या, कैसे उसको आप प्रोसेस करते हैं? तो जैसा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, ब्रेन डेड व्यक्ति से जैसे किडनी निकलती है, आंखें मिलती हैं, हार्ट मिलता है, वैसे ही लिवर भी मिलता है. इसके अलावा लिवर में एक नॉर्मल लिवर की एक खास बात है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती. लिवर रीजेनरेट होता है, वापस ग्रो होता है. तो अगर मैं लिवर का, एक नॉर्मल आदमी के लिवर का आधा हिस्सा निकालूं और किसी पेशेंट के शरीर में लगा दूं, तो जिसके शरीर से निकाला है और जिसमें लगाया है, दोनों में ही लिवर वापस ग्रो होने लगेगा और अगले 4 से 6 हफ्तों में ग्रो होके नॉर्मल 100% हो जाएगा. तो इसलिए एक जीवित व्यक्ति अपने लिवर का आधा टुकड़ा दे सकता है और उसे हम किसी पेशेंट के शरीर में लगा सकते हैं. जी सर, पोस्ट ट्रांसप्लांट उसके सक्सेस रेशियो के बारे में बताइए. लिवर ट्रांसप्लांट का आज की तारीख में सक्सेस रेट जो है 95% है. तो 100 में से 95% जो मरीज हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं. जो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे हैं वो ऐसे हैं जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, जो शरीर से इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो इस ऑपरेशन को सह नहीं पाएंगे. ऐसे लोगों में उस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है. इसलिए हम मरीज को बोलते हैं कि जब एक बार आपको समझ आ गया है कि लिवर सिरोसिस है, लिवर अब ठीक नहीं हो सकता, तो जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए. जी. और ट्रांसप्लांट करने के बाद वो लिवर की शेल्फ लाइफ क्या रहती है? सर, ट्रांसप्लांट शेल्फ लाइफ यानी एक पेशेंट के बॉडी से निकाला हुआ लिवर तो 6 घंटों के अंदर पेशेंट के बॉडी में लगा देना चाहिए. और अगर पेशेंट ने हमारे बताए अनुसार फॉलोअप कराया, दवाइयाँ खाई, अपनी जीवन शैली में सुधार किया, तो जो नया लिवर है वो उसके साथ जिंदगी भर चल सकता है. आज हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो 35 साल पहले जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था और एक अच्छी लाइफ आज भी बिता रहे हैं. जी. साथ साथ में जानना चाहता हूँ पैंक्रियास के बारे में सर, कि पैंक्रियास का रोल क्या है और
इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो ये सवाल सबसे ज्यादा आज की तारीख में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां तक आम जनता को किडनी, आंखों के बारे में, लिवर के बारे में पता है, पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट के बारे में ज्यादातर जनता नहीं जानती है। तो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, एक अंग है बॉडी का जो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज से लोगों की किडनी, लोगों का हार्ट, हाथ पैर, सब चीजों, आंखें, सब चीजों पे असर पड़ता है और सब चीजें खराब होती हैं। तो अगर हम उन पेशेंट्स को जिनकी किडनी खराब है और जिनको जो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, अगर हम उसके साथ में पैनक्रियाज भी ट्रांसप्लांट कर पाए तो इंसुलिन का स्रोत हम वापस लगा पाएंगे शरीर के अंदर, और जो डायबिटीज की वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सारी प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल में ला पाएंगे। तो ऐसे मरीज जिनको, जो बचपन से जिनको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, इंसुलिन की कमी है, या ऐसे लोग जो आज आगे जाके बुढ़ापे में जाके जिनका इंसुलिन कम हो गया है, डायबिटीज हो गई है और बाकी पूरे शरीर में तकलीफ हो रही है, उनके लिए पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। जी। पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में सबसे कम पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट होते हैं। पूरी दुनिया भर में पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट 15 से 25 हजार ट्रांसप्लांट होते हैं। गुड, ग्रेट। सर, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करेंगे तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? तो मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब है कि एक साथ अलग अलग तरह के 2-3 ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना। अगर एक पेशेंट है जिसका लिवर खराब है, उसके साथ में किडनी पे भी असर है, और मैंने जैसे बताया पैनक्रियाज भी खराब है, डायबिटीज है, तो हम लिवर, किडनी, पैनक्रियाज तीनों ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसे ही मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर अर्चना कोठारी एक जनरल मैसेज दे दे अबाउट ट्रांसप्लांटेशन। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मिले दूसरों को जीवन दान तो क्यों न करें हम अंगदान। अंगदान सर्वश्रेष्ठ दान है। एक डोनर 8 लोगों की जान बचा सकता है, उनको 8 लोगों को ऑर्गन दे सकता है, और 50 से भी ज्यादा लोगों को टिश्यू देके उनकी जिंदगी अच्छी कर सकता है। तो जरूर अंगदान करें, यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। A quick word from you, Dr. Gopal Arora. जी हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, स्पेशली आंखों से रिलेटेड। जैसे आपने भी कहा था कि एक मिसकंसेप्शन है कि मैं अगर इस जीवन में आंख डोनेट करूंगा तो शायद मेरी पुश्तियां अंधी पैदा होंगी। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है अलग अलग कम्युनिटी में। तो हमने जो लास्ट ईयर जब मैं प्रेसिडेंट था महाराष्ट्र का, तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमने जो धार्मिक गुरु लोग हैं उनको हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए सामने लाया था कि आप अपने अपने कम्युनिटी में फैलाइए कि ऐसी कुछ चीजें नहीं है कि आप डोनेट करोगे तो कुछ नेगेटिव होगा बाद में आपके पुश्तों को। तो मैं यही चाहता हूँ, और मैंने अर्चना कोठारी मैडम से भी मैंने कहा कि हमने रिलीजियस लीडर्स को भी थोड़ा सा सामने लाके उनको, लोगों को ये मिसकंसेप्शंस और अवेयरनेस अबाउट आई डोनेशन भी सामने लाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर राहुल सक्सेना, would you like to say something about it, a message? बिल्कुल। हम, कोई एक डोनर जब किसी पेशेंट को एक ऑर्गन डोनेट करता है तो वो उस पेशेंट की जिंदगी नहीं बदल रहा है, उस पेशेंट से जुड़े हुए उसके परिवार के सदस्य हैं और उससे जुड़े हुए बाकी के लोग हैं, उनकी भी जिंदगी बदल रहा है, उनकी भी जिंदगी अच्छी बना रहा है। तो जहां तक हो सके, जब जैसे हो सके, ऑर्गन डोनेशन के लिए सब लोगों ने आगे आना चाहिए। डॉक्टर समीर जागीरदार। यस, मैं एक छोटा सा शेर आपके सामने बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। कि महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता है। महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता है, आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। वाह वाह। तो ये रोशनी खोलने का, दिखाने का काम, आंखें खोलने का काम आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। पूरा मैसेज आपने इतना सुंदर समाप्त किया है सर। मैं टॉक टू डॉक्टर संजय कोलते सर कि उनके तरफ से एक मैसेज आ जाए इस अवसर पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। नहीं, बस यही है कि जिस तरह से ब्लड डोनेशन आम हो गया है, लोगों को सारी चीजों के बारे में मालूम है ब्लड डोनेशन, वैसे ही ऑर्गन डोनेशन के बारे में राह चलते व्यक्ति को भी पता चले, ग्रास रूट लेवल तक, गांव खेड़े वगैरह में ये मैसेज पहुंचे, तो ये प्रक्रिया निश्चित रूप से अपना रंग दिखाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस पैनल डिस्कशन। It was very enlightening also. Thank you for giving IMA this very important platform and spreading our message. We are really thankful to UCN
and team UCL. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Pleasure talking to Thank you. you. Thank you so much.